हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे उष्मागतिकी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उष्मागतिकी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे और कुछ उसके जो कार्य था उनके बारे में पढ़ चुके थे। जो उष्मा की धारणा थी उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। हम लोग इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखते जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका गणितीय निरूपण भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई कि इसको क्या कहा जाता है। जो उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। संरक्षण का मतलब समझते हो ना? संरक्षण का मतलब वो है कि उसका क्या नाम, एकदम से संरक्षण करना, उसको रक्षित करना। समझ रहे आप सभी लोग? चलो आगे से आगे बात करते हैं। देखो क्या होता है कि देखो, ना ही तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। क्या है? केवल एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या होता है? देखो, ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है? ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये बात होगी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और अगर हम लोग बात करें, देखो एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से बदलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास पानी में कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने टरबाइन घुमाई, ठीक है, पानी के अंदर टरबाइन घुमाई हम लोगों ने, उसको किसमें बदल दिया? हमने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। पानी में कोई और ऊर्जा थी, हमारे सामने किसके रूप में बाहर निकल गई? वो विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? जो ऊर्जा था उसी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसको अन्य ऊर्जा में। इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से बात करें, हमारे जो सेल होते हैं, जो रासायनिक सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये भी तो होता है। जैसे जनरेटर होता है अपना, जनरेटर क्या करता है अपना? वो क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसको, उसको किसमें बदल देता है? उसको बदलता है किसमें? अपनी विद्युत ऊर्जा में। तो ये होते हैं कि वो एक दूसरे रूप में बदलते जाते हैं। ऊर्जा ना ही तो नष्ट होती, ना ही क्या कभी उत्पन्न की जा सकती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में कंटिन्यू बदलती रहती है। अर्थात इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं, उष्मागतिकी की भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि किसी तंत्र एवं उसके निकाय, तंत्र एवं उसके परिवेश की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। परिवेश की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। क्या रहती है? उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। लेकिन क्या हो सकता है? ऊर्जा में जो एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन बेशक हो सकता है, परंतु परंतु ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, ये बात थी भाई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर बात करें, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी विलगित तंत्र की, किसी विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा निश्चित एवं सहती अपरिवर्तित रहती है।
क्या रहती है उसकी, अपरिवर्तित रहती है, कि भाई जितनी ऊर्जा थी उतनी ही रहती है। क्या रहती है, जितनी ऊर्जा थी उतनी ही रहती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में हमें बदलती हुई नजर आती है। ठीक है, ये बात तो होती है कुछ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में। अब इस प्रथम नियम के द्वारा हमारे पास कौन से निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनको उतार लीजिए सभी लोग अच्छे से। अब हम बात करेंगे जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के जो निष्कर्ष हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपकी एग्जाम में हर 1-2 साल के बाद में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसको समझाइए और उसके गणितीय निरूपण को भी हमारे सामने डिराइव कीजिए। तो वही हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन का हल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऊष्मागतिकी के नियम के क्या है निष्कर्ष हैं कुछ, उनके बारे में बात करते हैं, निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं। देखो निष्कर्ष कौन कौन से, देखो 1 नंबर पे निष्कर्ष है वो क्या है, वो ये है कि जो ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो क्या है, स्थिर है। क्या है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, तंत्र और जो परिवेश की जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। केवल उनमें क्या हो सकता है, उसमें ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है, ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, जो निष्कर्ष है पहला वो कौन सा है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अर्थात क्या होता है, अर्थात किसी तंत्र व परिवेश की कुल ऊर्जा स्थिर तथा इनमें ऊर्जा रूपांतरण संभव है। ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है, इसको ये भी बोल सकते हो। क्या कि ब्रह्मांड में क्या है, ब्रह्मांड में 2 ही तो सिस्टम होते हैं अपने पास, 2 ही तो चीज होती हैं। एक तो हमारा क्या है जिस पे हम लोग ऊष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हैं वो तो हो गया हमारा तंत्र, और उसके बाद में जो भाग बचता वो परिवेश है। इसका मतलब क्या है, जो तंत्र है, तंत्र और इसके चारों ओर का जो परिवेश है, इसकी जो कुल ऊर्जा है, जो कुल ऊर्जा है इसकी, ठीक है, वो क्या है, एक निश्चित है, स्थिर है। क्या है, वो स्थिर है। हमारे सामने ये हमारा निष्कर्ष निकल के सामने आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा निष्कर्ष है वो ये है हमारे सामने कि जब कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन करता है तो ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा अगर विलुप्त होती है तो उसी के तुल्य ऊर्जा का जो अन्य रूप है वो अन्य ऊर्जा के अन्य रूप में वह ऊर्जा प्रकट होती है। देखो क्या कहा मैंने इसमें, देखो ये है, यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन करता है, यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन करता है तथा ऊर्जा की निश्चित मात्रा विलुप्त होती है, ऊर्जा की निश्चित मात्रा विलुप्त होती है या फिर लुप्त होती है तो उसके तुल्य ऊर्जा नए रूप या फिर ऊर्जा के अन्य रूप में या फिर ऊर्जा किसी ऊर्जा के अन्य रूप में प्रकट होती है। क्या होती है, प्रकट होती है। क्या होती है, प्रकट होती है। केवल क्या होता है कि अगर देखो कोई सिस्टम हो रहा है, जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कोई ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो वही ऊर्जा है ना वो कार्य के दौरान किसी अन्य रूप में, ऊर्जा के किसी अन्य रूप में हमारे सामने प्रकट हो सकती है। इसका मतलब क्या है, जो ऊर्जा है वो केवल रूप ही चेंज कर रही है, ना कि वो कभी नष्ट हो रही है। अगर किसी कार्य में ऊर्जा विलुप्त हो रही है तो देखना आप उसमें एकदम से जब
एकदम से आप लोग क्या करेंगे, एकदम से कंसंट्रेट करके देखेंगे ना, तो ऊर्जा है वो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा लुप्त हो रही है, जितनी मात्रा ऊर्जा की लुप्त हो रही है, उतनी ही ऊर्जा क्या है हमारे को नए रूप में, ऊर्जा के नए रूप में हमारे को दिखाई देगी। ये बात होती है। जो तीसरा निष्कर्ष है अपना, उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष ये है कि कोई भी ऐसी कोई शाश्वत मशीन नहीं बनाई गई है। क्या है, देखिए तीसरा नियम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं इसको। ऐसी कोई शाश्वत मशीन नहीं बनी है जो बिना उष्मा अवशोषण के, बिना उष्मा अवशोषित किए कार्य कर सके। क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी है जो क्या कर सके, बिना उष्मा अवशोषित किए कोई कार्य कर सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास उष्मा तो उसमें अवशोषित हो ही। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रक्रम नहीं है, ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो क्या कर सके, जितनी ऊर्जा थी उसको ऐसा का ऐसा कन्वर्ट दूसरी ऊर्जा में कर दे। इसका मतलब क्या, जैसे टरबाइन घुमाते हैं तो टरबाइन घुमाने भी हमारे लिए क्या है, कोई ना कोई ऊर्जा उसमें हमारे को अवशोषित करता है। टरबाइन उसको घुमाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, उसको तब घुमाता है, तब वो पानी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो क्या कर सके, जैसे हमारे पास उष्मा यहाँ पे थी, इस उष्मा को ऐसा का ऐसा उष्मा के दूसरे रूप में कन्वर्ट करे, ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है। तो ये बात होती है जो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम था उसके निष्कर्ष के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं जो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम था वो क्या होता है, उससे क्या निष्कर्ष निकल के हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में तो बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसका गणितीय निरूपण किस तरीके से किया जाता है, उसको डिराइव किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा, आपको ये पूछ सकता है, या तो फिर आपको सिंपल सा पूछ ले कि भाई उष्मा गतिकी के प्रथम नियम को बताइए। तो उसमें आपको क्या करना है, जितना मैंने अभी तक करवाया है वो आपको लिखना है। अगर आपसे कहे कि उष्मा गति के नियम को बताते हुए उसका गणितीय निरूपण कीजिए, तो उसमें क्या करना है, पहले जो बताया है वो भी करना है, और अब जो करने वाले हैं उसका गणितीय निरूपण वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, उसका जो गणितीय निरूपण था आप लिख लीजिएगा, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण। देखिए गणितीय निरूपण किस तरीके से किया जाता है, हम लोग बात करते हैं एक सिस्टम के बारे में, एक तंत्र के बारे में। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई तंत्र है जिसकी एक ऊर्जा है, अवस्था है, इसकी एक अवस्था ये है और एक अवस्था ये है। ये क्या कर रहा है, अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, अवस्था परिवर्तन कर रहा है। जैसे इसकी कोई अवस्था ए है, ये अवस्था बी में जा रहा है। ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन कर रहा है। मान लीजिए, माना ये कोई तंत्र है हमारे पास, उसकी अवस्था ए से, ठीक है, यहां पे अवस्था ए है जहां पर इसकी ऊर्जा क्या है, ई ए है। यह है परिवेश से कुछ उष्मा ग्रहण करके, जैसे मान लेते हैं कुछ उष्मा इसने क्यों ग्रहण कर ली। ठीक है, इसने क्या कर ली, कुछ उष्मा क्यों ग्रहण कर ली, और यहां से क्या जाता है, किस में चलाता है, अवस्था बी में चला जाता है, जहां इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, ईबी हो जाती है। क्या हो जाती है, ईबी हो जाती है। समझ लिया आप लोगों ने कि माना कोई तंत्र था, उसकी अवस्था ए जहां पर उसकी ऊर्जा क्या थी, ई ए थी, उसने क्यों उष्मा ग्रहण करके अवस्था बी में चला जाता है जहां उसकी ऊर्जा क्या होती है, ईबी होती है। तो लिख लीजिए इसको, इस तरीके के डायग्राम को यहां पे लिख लेते हैं हम। देखो माना, आपको जैसा मैं लिखाता हूं वैसा आपको अपना जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो इसी तरीके से करना है। माना किसी तंत्र की अवस्था ए में, इसको मिटा दूं मैं, समझ में आ गया सभी को, ए में ऊर्जा, किसी तंत्र की अवस्था ए में उसकी ऊर्जा ई ए है। यह है कुछ उष्मा ग्रहण करके, कुछ उष्मा, कितनी उष्मा, उष्मा क्यों ग्रहण करके,
क्या करके, ग्रहण करके या फिर अवशोषित करके, अवशोषित करके अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवस्था बी में परिवर्तित हो जाता है, जहां इसकी ऊर्जा, जहां इसकी उष्मा या ऊर्जा ईबी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊर्जा ईबी हो जाती है। तो देखो ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है, तो क्या हुआ, ऊर्जा इसने क्या किया, ग्रहण किया ना, तो ऊर्जा में वृद्धि हुई है। तो क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि हुई है ना, तो ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको डेल्टा ई मान लेते हैं। वो कितनी के बराबर हो जाएगी, ज्यादा ऊर्जा कौन सी है, ईबी है माइनस ईए। ये बात होगी। तो अब क्या है कि तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो मानते हैं कि वो डब्ल्यू कार्य करता है। ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो माना कि वो डब्ल्यू कार्य करता है। माना तंत्र अवस्था परिवर्तन करने में डब्ल्यू कार्य करता है। कितना कार्य करता है, डब्ल्यू कार्य करता है। ठीक है, कितना कार्य करता है, डब्ल्यू कार्य करता है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, इसके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, यह होगा कि जो अवशोषित ऊष्मा है, जो अवशोषित ऊष्मा क्यों है, वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, एक तो ऊर्जा में वृद्धि के बराबर और जो किए गए कार्य है उसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि और प्लस में क्या है, जो कार्य है उसके बराबर हो जाएगी। आगे सबको समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा में वृद्धि है वो कितनी है अपनी, ऊर्जा में वृद्धि है अपनी कौन सी, डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E। ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस में क्या है, इसके कार्य कितना हो गया, W। जो अगर क्या कर रहा है हमारे यहाँ पर, आपको पता है कि इसमें क्या कर रहा है, अवस्था परिवर्तन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तंत्र कर रहा है। जब तंत्र कार्य करता है तो क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। तो यहां लिख लीजिए, चूंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। तो ये हमने लिख दिया। चलो ये क्या हो गया, Q बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E माइनस W हो गया। और या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। आगे इतनी बात समझ में। और यही समीकरण क्या कहलाता है अपना, यही समीकरण जो अपना ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका गणितीय निरूपण कहलाता है। जो समीकरण एक है, समीकरण एक ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय निरूपण या फिर समीकरण है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो Q और जो W है, जो उष्मा है और जो कार्य है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये दोनों ही पथफलन है। दोनों ही क्या है हमारे पास, पथफलन है। लेकिन इन दोनों का योग क्या है हमारे पास, अवस्था फलन है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो उष्मा और जो कार्य होता है, उन दोनों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, इनकी योगफल के द्वारा जो राशि में प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अपनी अवस्था फलन होती है। ये बात आपको ध्यान में रखने योग्य बात है। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए आगे बात ये होगी कि जब क्या करता है, जब तंत्र है जो परिवेश को अगर उष्मा देता है तो उसका जो उष्मा का जो मान होगा वो क्या होता है, धनात्मक होता है। देखो जब तंत्र परिवेश से ऊर्जा अवशोषित करता है, क्या करता है, जब तंत्र है वो परिवेश से
जो अपना परिवेश है उससे ऊर्जा अवशोषित करता है तो ऊर्जा का मान क्या आता है, धनात्मक आता है। क्या आता है, धनात्मक आता है। और अगर क्या हो, तंत्र जो है वो क्या करता हो, परिवेश को ऊर्जा देता हो, तंत्र परिवेश में ऊर्जा या फिर ऊष्मा त्यागता हो तो उसका मान कितना होगा, वो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार कार्य की बात होती है। अगर क्या करता है, तंत्र कार्य करता है, तंत्र कार्य करे तो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। और अगर तंत्र पर कार्य किया जाए, तंत्र पर कार्य किया जाए तो वो क्या होता है, उस कार्य का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात सबको समझ में आती है ना, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या है, जब ये क्या करेगा, जब है ना हम प्रवेश से तंत्र को ऊष्मा देंगे ना तो उस ऊष्मा का मान तो धनात्मक होगा। और अगर तंत्र क्या करता है, परिवेश में ऊष्मा त्यागता है तो उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात सबके समझ में आ गई। अब उससे आगे देखते हैं, एक चीज और हमारे सामने आती है, पॉइंट दोनों लिख लिए सभी लोगों ने, चलो अच्छी बात है। अब देखो हमारे सामने एक पॉइंट आया यहां से, क्या यहाँ पे डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू आया है। क्या आया है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू आया है। ठीक है, ये क्या है हमारे सामने, डेल्टा ई का मान जो है वो किसके बराबर आया है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर आया है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो कार्य की धारणा पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था जो डब्ल्यू है, जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस डेल्टा v1 से v2 p डेल v, इसके बराबर होता है ना। तो ये मान जो w का ये मान है वो इस समीकरण में हम लोग रखते हैं। तो हमारे सामने किस तरीके से समीकरण निकल के आता है, उसके सामने देखो q प्लस क्या हो जाएगा, q प्लस हो जाता है अपने पास, ये क्या हो जाएगा, ये पहले प्लस का था, सॉरी यहाँ पे क्या, हाँ प्लस का था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये हो गया v1 v2 p डेल v। इस तरीके से भी हमारे सामने क्या निकल कर आता है, ये वाला जो है वो भी हमारा क्या है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही क्या है, कि रूप है, उसका ही एक गणितीय निरूपण है। अगर हम लोग बात करें, ये जो समीकरण था इसमें क्या हो, अगर इसमें क्या हो, सूक्ष्म परिवर्तन हो, अगर उष्मा में क्या हो, सूक्ष्म परिवर्तन हो, उष्मागतिकी के नियम के अनुसार क्या हो, उसके मान में क्या हो, तंत्र में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो। देखो यदि, एक पॉइंट और लिख लीजिए, यदि तंत्र में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, अति सूक्ष्म परिवर्तन हो तो हमारे पास जो समीकरण होगा उसका जो क्या होगा, मान होगा, वो किस तरीके से बदल जाता है, वो इस तरीके से हो जाता है, डीई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। इसका जो मान है वो इस तरीके से हो जाता है, कब, जब क्या हो, हमारा तंत्र हो उसमें क्या हो, अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, क्या हो, अति सूक्ष्म परिवर्तन हो। तो ये बात होती है किसके बारे में, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं और उसका गणितीय निरूपण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लिए।